हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें हमारी सभी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हमारे इस चैनल का नाम है सूर्या लूसेंट जीके। लाइक करें एंड शेयर करें। जिस प्रकार से हम लाइक कर रहे हैं, पहले आप लाइक वाले बटन को दबाएं, पास में एक सब्सक्राइब वाला बटन बन के आएगा, उसे क्लिक करें। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, पास में एक बेल वाला आइकन बन के आएगा, उसी बेल वाले आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। प्राचीन इतिहास का आज लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे, दूसरा भाग संगम काल। इसका पूरा इतिहास देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 5 का दूसरा भाग संगम काल का पहला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 है, बताना है कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़गी के मंदिर का निर्माण कराया था। किसने करवाया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। इलारा ने कराया था कि कारिकाल ने कराया था कि सेनगुटवन ने कराया था कि नेदू ने जेरल आदन ने कराया था। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन होगा। बताना है लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़की के मंदिर का निर्माण कराया था। सेनगुटवन लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध शासक था जिसने कड़की के मंदिर का निर्माण कराया था। तो पहला का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा सेनगुटवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बताना है तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है कि बौद्ध धर्म से संबंधित है कि हिंदू धर्म से संबंधित है कि ईसाई धर्म से। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका कौन सा ऑप्शन होगा। जो जीवक चिंतामणि है किस धर्म से संबंधित है। यह जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए होगा जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बताना है तमिल भाषा का मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा इसका ऑप्शन होगा। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। ए में जैन धर्म दिया गया है, बी में बौद्ध धर्म, सी है हिंदू धर्म, डी है ईसाई धर्म। मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। यह मणिमेकलई नामक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो तीसरा का हो जाएगा बी नंबर बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। जल्दी से बताइए कमेंट में कौन सा इसका ऑप्शन होगा। एतत गोई होगा कि पाद किल्क रेकू होगा कि तोलका पपियम होगा कि इनमें से कोई नहीं। बताना है कि कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। संगम युग में कौन सा व्याकरण सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तोलका पपियम माना गया। ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखिएगा तोलका पपियम होगा जो संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। बताइए कदम का नहीं हुआ है कि चेर का नहीं हुआ है कि चोल का नहीं हुआ कि पांड्य का नहीं हुआ है। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका कौन सा ऑप्शन होगा। बताना है राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो राजवंशों में कदम का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा कदम। याद रखिएगा कदम का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था। जो संगम युग में उरेयूर जो जगह है वो किस लिए विख्यात था। मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। बी में दिया गया है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। सी में दिया गया है विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था।
डी में दिया गया है आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन होगा। जो संगम युग में उरेयूर है वो किस लिए विख्यात था। वह कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, याद रखिएगा। संगम युग में उरेयूर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन नंबर बी होगा, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये बीपीएससी 1994 में आया है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है। तोल्काप्पियम जो ग्रंथ है वो किससे संबंधित है। ए में दिया गया प्रशासन से संबंधित है, बी है विधि से संबंधित है, सी है व्याकरण और काव्य से, और डी में दिया गया है उपयुक्त सभी से। बताइए तोल्काप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका कौन सा ऑप्शन होगा। तोल्काप्पियम ग्रंथ व्याकरण और काव्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी होगा, व्याकरण और काव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बताना है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है। जो धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल है वो किस भाषा में लिखा गया है। ग्रीक भाषा में लिखा गया है कि तमिल भाषा में लिखा गया है कि तेलुगु भाषा में लिखा गया है कि पाली भाषा में। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन होगा। जो कुरल है वो तमिल भाषा में लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी होगा तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बताना है किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। बताइए किस संगम युग राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। पांड्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा पांड्य, याद रखिएगा इसका पांड्य होगा। पांड्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। किसने उल्लेख किया है। मामूलनार ने किया है कि तोल्काप्पियम ने किया है कि तिरुवल्लुवर ने किया है कि नक्कीरर ने किया है। बताइए किसने किया है। मामूलनार ने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, मामूलनार ने, याद रखिएगा इसका मामूलनार ने उल्लेख किया था कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। क्वेश्चन नंबर 11 में मिलान करना है। 2 को सूची दिया गया है, सूची 1 सूची 2। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में राज्य का नाम दिया गया है जैसे चेर, चोल, पांड्य। उसका राज्य चिन्ह बताना है कि उसका राज्य चिन्ह कौन सा होगा। तो चेर का राज्य चिन्ह धनुष होगा, तो ए का हो जाएगा पहला नंबर धनुष। बी है चोल, चोल का राजकीय चिन्ह बाघ है, तो बी का हो जाएगा दूसरा नंबर बाघ। सी में है पांड्य, जो पांड्य राज्य है उसका राजकीय चिन्ह क्या है, मछली है, तो सी का हो जाएगा तीसरा नंबर मछली। पांड्य का राजकीय चिन्ह मछली होता है, याद रखिएगा। चेर का राजकीय चिन्ह धनुष होता है, चोल का राजकीय चिन्ह बाघ होता है, पांड्य का मछली होता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी मिलान करना है। 12 में सूची 1 में पुस्तक दिया गया है, सूची 2 में उसके लेखक से मिलान करना है कि तोल्काप्पियम पुस्तक है उसका लेखक कौन है, शिल्पादिकारम जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है, मणिमेकलई जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है, जीवक चिंतामणि जो पुस्तक है वो उसका लेखक कौन है, किसने लिखा है। चलिए एक एक करके मिलान करते हैं। ए है तोल्काप्पियम, तोल्काप्पियम के लेखक कौन है, तोल्काप्पियर हैं, तो ए का हो जाएगा पहला नंबर तोल्काप्पियर। बी नंबर पुस्तक है शिल्पादिकारम, शिल्पादिकारम के लेखक इलांगो आडिगल हैं, तो बी का हो जाएगा दूसरा नंबर इलांगो आडिगल। सी
में पुस्तक का नाम दिया गया है मणि मेकलई। मणि मेकलई के लेखक कौन है? शीतले सतनार हैं। मणि मेकलई का पुस्तक शीतले सतनार ने लिखा है। तो सी का हो जाएगा तीसरा नंबर, शीतले सतनार। डी में है जीवक चिंतामणि, पुस्तक के लेखक तिरुतक देवर हैं। तो डी का हो जाएगा चौथा नंबर, तिरुतक देवर। जीवक चिंतामणि के लेखक तिरुतक देवर थे और मणि मेकलई पुस्तक के लेखक शीतले सतनार थे। शिल्पादिकारम के लेखक इलांगो आडिगल थे। तोलक पपियम के लेखक तोलक पपियर थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में मिलान करना है। सूची 1 में क्षेत्र का नाम दिया गया है और सूची 2 में उसका अर्थ है। ए है कुरुंजी। कुरुंजी क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? पहाड़ी होता है। तो ए का हो जाएगा पहला नंबर, पहाड़ी। बी है पलई। पलई क्षेत्र का अर्थ होता है मरुभूमि या निर्जल स्थल। तो बी का हो जाएगा दूसरा नंबर, मरुभूमि या निर्जल स्थल। सी है मुलई। मुलई क्षेत्र का अर्थ है जंगल। तो सी का हो जाएगा तीसरा नंबर, जंगल। डी है मरुदम। मरुदम क्षेत्र का अर्थ कृषि भूमि होता है। तो डी का हो जाएगा चौथा नंबर, कृषि भूमि। ई है नेउल। नेउल क्षेत्र का अर्थ तटीय प्रदेश होता है। तो ई का हो जाएगा पांचवा नंबर, तटीय प्रदेश। याद रखिएगा, कुरुंजी का अर्थ पहाड़ी होता है, पलई का अर्थ मरुभूमि या निर्जल स्थल होता है, मुलई का अर्थ जंगल होता है, मरुदम का अर्थ कृषि भूमि होता है, नेउल का अर्थ तटीय प्रदेश होता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी मिलान करना है। सूची 1 में संगम का नाम दिया गया है और सूची 2 में उसका अध्यक्ष का नाम दिया गया है। प्रथम संगम, द्वितीय संगम, तृतीय संगम को उसके अध्यक्ष से मिलान करना है। तो ये है प्रथम संगम। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य। तो एक हो जाएगा पहला नंबर, अगस्त्य। प्रथम संगम का अध्यक्ष कौन था? अगस्त्य, याद रखिएगा। तो एक हो जाएगा पहला नंबर, अगस्त्य। बी है द्वितीय संगम। द्वितीय संगम के अध्यक्ष कौन है? अगस्त्य एवं तोलका पपियर। तो बी का हो जाएगा दूसरा नंबर, अगस्त एवं तोलका पपियर। सी है तृतीय संगम। तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन है? नकीर है। तो सी का हो जाएगा तीसरा नंबर, नकीरर। तृतीय संगम के अध्यक्ष नकीरर है। तो सी का हो जाएगा तीसरा नंबर, नकीरर। क्वेश्चन नंबर 15 में बताना है कि कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र ग्रंथ, शेष ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है? तोल्काप्पियम है कि इतुतगोई है कि पदुपाटट है कि पदिनेकी कड़क्कू है? बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ तोल्काप्पियम है। याद रखिएगा, तोल्काप्पियम होगा ए नंबर, तोल्काप्पियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में बताना है किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? विश्वामित्र को कहा जाता है कि अगस्त्य को कहा जाता है कि वशिष्ठ को कहा जाता है कि सांबर को कहा जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा। बताना है कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? अगस्त्य को कहा जाता है, याद रखिएगा, बी नंबर होगा अगस्त्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बताना है स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्त्य के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? पांड्य नरेश ने भेजा था कि चोल नरेश ने कि चेर नरेश ने कि इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा होगा ऑप्शन, कमेंट बॉक्स में बताना है। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के
संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्त्य के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? पांड्य नरेश ने भेजा था। ऑप्शन नंबर ए होगा पांड्य नरेश ने। याद रखिएगा, पांड्य नरेश ने रोमन सम्राट अगस्त्य के दरबार में 20 ईसा पूर्व में लगभग अपना एक दूत भेजा था। ऑप्शन नंबर ए होगा पांड्य नरेश ने। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में बताना है तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मोपाल को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है। बी में दिया गया तमिल भूमि का महान व्याकरण ग्रंथ कहा जाता है। सी में दिया गया तमिल भूमि का महान नाट्य ग्रंथ कहा जाता है कि इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा? तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मोपाम को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा तमिल भूमि का बाइबिल। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मोपाम को तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बताना है तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तमिल काव्य का इलियड किसको कहा जाता है? तोल्काप्पियम को कहा जाता है कि कुरल को कहा जाता है कि शिल्पादिकारम को कहा जाता है कि मणिमेकलई को कहा जाता है? किसको तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है। और इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। शिल्पादिकारम को तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। शिल्पादिकारम को तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में बताना है तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? किसको तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? ए में दिया गया है तोल्काप्पियम, बी में दिया गया है कुरल, सी में दिया गया है शिल्पादिकारम, डी में दिया गया है मणिमेकलई। किसको तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? किसको कहा जाता है तमिल काव्य का ओडिसी? मणिमेकलई को कहा जाता है। तमिल काव्य का ओडिसी मणिमेकलई को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा मणिमेकलई। अगला क्वेश्चन नंबर 21 में बताना है पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? बताइए कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने किया था? करिकाल ने किया था कि सेनगुट्टवन ने किया था कि नेजुजेलियन ने किया था कि इनमें से कोई नहीं होगा? कौन सा ऑप्शन इसका सही है बताइए। पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? करिकाल ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा कारिकाल। पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना कारिकाल ने की थी। याद रखिएगा कारिकाल होगा इसका ऑप्शन नंबर सही। क्वेश्चन नंबर 22 में बताना है कि मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का था, बी में दिया गया है चोल, सी में दिया गया है पांड, डी में दिया गया है कदम्ब। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका कौन सा ऑप्शन सही है। बताना है कि मुजरिस जो है वह किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? यह वह चेर का था। मुजरिस चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा चेर। याद रखिएगा मुजरिस चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, चेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 में बताना है किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? किसके संबंध में कहा गया है? ए में दिया गया है कावेरी डेल्टा, बी में दिया गया है तुंगभद्रा के तटवर्ती क्षेत्र, और सी में दिया गया है रायचूर दोआब, और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसका सही। बताना है किसके संबंध में यह कहावत है जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। कावेरी डेल्टा के संबंध में यह कहावत है जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा कावेरी डेल्टा। याद रखिएगा कावेरी डेल्टा के संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। कावेरी डेल्टा होगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24 को मिलान करना है। सूची 1 में राज्य का नाम दिया गया है और सूची 2 में प्रख्यात शासक का नाम दिया गया है। बताना है कौन सा राज्य का प्रख्यात शासक कौन है। चेर का
प्रख्यात शासक सेनगुटवन था, तो एक हो जाएगा वो पहला सेनगुटवन। चेर का प्रख्यात शासक सेनगुटवन था, तो एक हो जाएगा पहला नंबर सेनगुटवन। बी में दिया गया है चोल। चोल का प्रख्यात शासक कारिकाल था। कारिकाल चोल वंश का प्रख्यात शासक था, तो बी का हो जाएगा दूसरा नंबर कारिकाल। सी में दिया गया है पांड्यराज। पांड्य राज्य का प्रख्यात शासक कौन था? नेंडू जेलियन था। पांड्य का प्रख्यात शासक नेंडू जेलियन था, तो सी का हो जाएगा तीसरा नंबर नेंडू जेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या कहा गया है। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ परिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मुद्रई से निकलते थे, बी में दिया गया है कपाटपुरम, सी में दिया गया है कोलचय और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, कमेंट बॉक्स में बताना है। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ परिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? बताइए किस क्षेत्र से निकलते थे? कोलचे से निकलते थे, कोलचे क्षेत्र से निकलते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, कोलचे क्षेत्र से। याद रखिएगा, कोलचे क्षेत्र से निकलते थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़ी किए जाने वाले वीर या प्रस्तार को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? कौन सा ऑप्शन होगा? वीरल कल या नाडुकुल होगा। बी में दिया गया है को, सी में दिया गया है उल्गू, डी में दिया गया है कड़मई। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है, कमेंट बॉक्स में बताना है। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तार को वीरकल या नाडुकुल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, वीरकल या नाडुकुल। याद रखिएगा, वीरकल या नाडुकुल को गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तार को कहा जाता है। को वीरकल या नाडुकाल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में बताना है, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? ए में दिया गया है ब्रह्मा, बी में दिया गया है विष्णु, सी में दिया गया है महेश, डी में दिया गया है स्कंद या कार्तिकेय। बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही है। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश थे? स्कंद या कार्तिकेय वैदिक देवता के सदृश हैं। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन स्कंद या कार्तिकेय वैदिक देवता के सदृश हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 28 में बताना है, समकालीन साहित्य में कौन, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? प्रधानमंत्री के लिए, बी में दिया गया है राजस्व मंत्री, सी में दिया गया है सेना अधिकारी, डी में दिया गया है राजा। बताना है संगम कालीन साहित्य में कौन, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए प्रयुक्त होता था। कौन, को एवं मनन राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा सही, राजा। क्वेश्चन नंबर 29 में बताना है, निम्नलिखित में से कौन से संगम कालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। ए में दिया गया है, पहला दिया गया है कोरके, दूसरा दिया गया है पूहर, तीसरा दिया गया है टोंडी, चौथा दिया गया है मसूरी। कौन सा होगा बताइए। बताना है निम्नलिखित में से कौन से संगम कालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे? पश्चिमी तट पर टोंडी और मसूरी स्थित था। तीसरा और चौथा सही है, पहला और दूसरा गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में बताना है, महाकाव्य शिल्पादिकारम किससे संबंधित है? ए में दिया गया है राम की कहानी से संबंधित है, बी में दिया गया है कथानक में जैन तत्व से संबंधित है,
सी में दिया गया श्रीलंका के बौद्धों की संस्कृति, और डी में दिया गया शांति उपासना की पूजा पद्धति। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका कौन सा ऑप्शन होगा सही। बताना है महाकाव्य शिल्पादिकारम किससे संबंधित है। शिल्पादिकारम कथानक में जैन तत्व से संबंधित है। शिल्पादिकारम कथानक में जैन तत्व से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा कथानक में जैन तत्व। याद रखिएगा कथानक में जैन तत्व से संबंधित है शिल्पादिकारम। ये क्वेश्चन CDS 2016 के एग्जाम में आया है। तो अगर मेरे चैनल पर पहले मेरा देखिए, इसमें CDS 2011 में क्वेश्चन आया है, जो सभी प्रतियोगिता में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न इसमें शामिल है। इसलिए मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मेरा वीडियो सभी के पास पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में बताना है मणिमेकलई के लेखक कौन है। ए में दिया गया है कोवल है, बी में दिया गया है शीतले सतनार है, सी में दिया गया है इलांगो आडिगल है, और डी में दिया गया है तिरु तक देवर है। बताइए कौन सा है। मणिमेकलई के लेखक कौन है। शीतले सतनार है। याद रखिएगा मणिमेकलई के लेखक शीतले सतनार है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। संगम काल पढ़ रहे थे, इसमें कुल 31 प्रश्न था। चलिए अलविदा लेते हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सूर्या लुसेंट जीके पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहें अपने दोस्तों के पास, जिससे कि मेरा वीडियो सभी के पास पहुंच सके और मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।